नमस्कार। हाँ। आज हम हाई कोलेस्ट्रॉल पर जो जानकारी मिली है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सामग्री काफ़ी है हमारे पास, इसके कारण, लक्षण, उपाय, सब कुछ। तो कोशिश ये समझने की है कि जो स्रोत हैं उनसे खास बातें क्या निकलती हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये कोलेस्ट्रॉल आखिर है क्या चीज़? नमस्कार। हाँ, देखिए, कोलेस्ट्रॉल असल में एक मोम जैसा पदार्थ है। मतलब शरीर के लिए ज़रूरी भी है, कोशिकाएं बनाने में, कुछ हार्मोन्स बनाने में इसका रोल है। दिक्कत तब शुरू होती है जब ये खून में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। और इसकी वजहें कई हो सकती हैं, खानपान, वज़न, कसरत की कमी या कभी-कभी जेनेटिक भी। अच्छा। और जब ये ज़्यादा होता है तो धीरे धीरे जैसे पाइप में काई जम जाती है ना, वैसे ही ये धमनियों की दीवारों पर जमने लगता है। इससे खून का रास्ता संकरा हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं इसे। और फिर वही हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। यानी ये चुपचाप अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाता रहता है। और जैसा सामग्री में भी है कि इसके अक्सर साफ लक्षण नहीं होते। ये तो काफी खतरनाक बात है ना? इसे साइलेंट किलर कहना शायद गलत नहीं होगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। ज्यादातर मामलों में कोई लक्षण दिखते ही नहीं है जब तक कि कोई बड़ी दिक्कत ना हो जाए। हाँ, कुछ संकेत हैं जो कभी कभी दिख सकते हैं, पर वो भी अक्सर तब जब नुकसान थोड़ा बढ़ चुका होता है। जैसे त्वचा पर वो पीली सी गांठें, ज़ैंथोमास कहते हैं। अच्छा। या फिर चलते हुए पैरों में दर्द होना पैड का संकेत हो सकता है। आंखों के आसपास भी कुछ बदलाव दिख सकते हैं, पर इन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसीलिए स्रोत बार बार कह रहे हैं कि नियमित जांच, खासकर वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, बहुत जरूरी है। लिपिड प्रोफाइल, हाँ, इसका जिक्र कई बार आया है। ये टेस्ट क्या है? इसमें क्या पता चलता है? सिर्फ नंबर्स? हाँ, ये एक ब्लड टेस्ट है। खून में फैट्स वसा का लेवल मापता है। इसमें मुख्य रूप से 4 चीजें देखते हैं: टोटल कोलेस्ट्रॉल, फिर एलडीएल, वो खराब वाला। हाँ, वही एलडीएल जिसे बैड या खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं क्योंकि ये धमनियों में जमता है। फिर एचडीएल जिसे गुड या अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं क्योंकि ये सफाई में मदद करता है एक तरह से। सही है। और चौथा है ट्राइग्लिसराइड्स। ये भी एक तरह का फैट है। तो सिर्फ टोटल नंबर देखना काफी नहीं, इनका आपस में बैलेंस कैसा है, खासकर एलडीएल और एचडीएल का अनुपात, वो ज्यादा मायने रखता है जोखिम समझने के लिए। समझ गया, ठीक है। तो मान लीजिए टेस्ट हुआ और पता चला कि एलडीएल ज्यादा है या बैलेंस ठीक नहीं है, तो फिर आगे क्या? सामग्री में, जीवन शैली में बदलाव की बात तो है ही, ये तो शायद सबने सुना होगा। हाँ, और ये तो समझिए कि मैनेजमेंट की नींव है। और स्रोतों के हिसाब से कुछ खास बदलाव हैं जो सबसे ज्यादा असर करते हैं। पहला तो आहार, डाइट। इसमें सबसे जरूरी है ट्रांस फैट्स, जैसे वो तली भुनी चीजें, बेकरी आइटम्स। बिल्कुल, उनको तो बिल्कुल बंद करना। और सैचुरेटेड फैट्स जैसे घी, रेड मीट, मक्खन, इनको कम करना। और फाइबर वाली चीजें बढ़ाना, जैसे ओट्स, फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज। ओमेगा 3 भी अच्छा है, मछली, अलसी, अखरोट में मिलता है। दूसरा है व्यायाम। रोज कम से कम 30 मिनट तेज चलना, जॉगिंग, तैराकी, कुछ भी जिससे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो। और नियमितता जरूरी है। सही। फिर वजन कंट्रोल करना। थोड़ा सा वजन कम करने से भी कोलेस्ट्रॉल पर काफी अच्छा असर पड़ता है। और हाँ, धूम्रपान और शराब, इन्हें छोड़ना बहुत जरूरी है। धूम्रपान तो सीधे एचडीएल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हाँ, ये सारे बदलाव तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छे हैं, पर क्या हमेशा सिर्फ इनसे ही बात बन जाती है? क्योंकि सामग्री में दवाओं का भी जिक्र है, खासकर अगर लेवल बहुत ज्यादा हो या जेनेटिक वजह हो। हाँ, सही कहा आपने। कई बार खासकर जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो या पारिवारिक इतिहास हो या फिर जीवन शैली बदलने के बावजूद कंट्रोल ना हो रहा हो, तब डॉक्टर दवाएं देते हैं। सबसे कॉमन है स्टैटिन्स। आपने नाम सुने होंगे शायद, एटोरवेस्टैटिन, रोजुवास्टैटिन। हाँ, सुने हैं। ये दवाएं लिवर में कोलेस्ट्रॉल बनने की प्रक्रिया को धीमा करती हैं और एलडीएल घटाने में काफी असरदार मानी जाती हैं। कभी कभी इनके साथ एजिटिमाइब जैसी दवा भी जोड़नी पड़ती है, जो आंतों से कोलेस्ट्रॉल के सोखने को कम करती है। और भी दवाएं हैं जैसे फिब्रेट्स हैं, जो ट्राइग्लिसराइड्स पर ज्यादा काम करती हैं। PCSK9 इनहिबिटर्स हैं, वो थोड़े नए हैं और गंभीर मामलों में यूज होते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह और उनकी निगरानी के बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इन रिपोर्ट्स में कुछ घरेलू नुस्खों का भी जिक्र है, जैसे लहसुन है, मेथी दाना, ये भी दिलचस्प है। सुनने में आसान लगते हैं, क्या ये वाकई असरदार हैं? हाँ,
कुछ पारंपरिक चीजों का उल्लेख है, जैसे सुबह खाली पेट लहसुन की कली खाना, या रात भर भिगोकर मेथी दाना खाना, या आंवला जूस, ग्रीन टी वगैरह। देखिए, कुछ छोटी स्टडीज में इनके हल्के फुल्के फायदे दिखे भी हैं, पर अहम बात यह है कि इनके असर के बहुत पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण अभी सीमित है, और ये किसी भी हालत में मुख्य इलाज यानी जीवन शैली में बदलाव और डॉक्टर की दी हुई दवाओं का विकल्प नहीं हो सकते, कतई नहीं। अच्छा, इन्हें ज्यादा से ज्यादा एक सहायक, एक सप्लीमेंट्री चीज की तरह देख सकते हैं, वो भी डॉक्टर से पूछ करें। इनसे कहीं ज्यादा जरूरी है नियमित फॉलोअप, मतलब डॉक्टर से मिलते रहना, टेस्ट करवाते रहना। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से जो बात समझ आ रही है वो ये है कि हाई कोलेस्ट्रॉल अक्सर एक छिपा हुआ दुश्मन जैसा है, पता नहीं चलता, इसलिए बिना लक्षणों के भी जांच करवाना, स्क्रीनिंग करवाना बहुत अहम है। और इसका मैनेजमेंट एक तरह की मैराथन है, रेस नहीं, जिसमें जीवन शैली, जरूरत पड़ने पर दवाएं और लगातार निगरानी, ये सब शामिल है। बिल्कुल, सीधी सी बात है कि हमें अपनी सेहत को लेके सजग रहना होगा, प्रोएक्टिव रहना होगा। हाई कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज है जिसे मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल में रखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए लगातार ध्यान देने की जरूरत है, डॉक्टर के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। और ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के नंबर कम करने की बात नहीं है, ये असल में एक लंबी सेहतमंद जिंदगी जीने के बारे में है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी गंभीर चीजों से बचने के बारे में है। और जाते जाते एक विचार शायद यहाँ छोड़ा जा सकता है। जब हम ये जानते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण अक्सर किसी बड़ी घटना से ठीक पहले तक नहीं दिखते, तो क्या हमारे हेल्थ सिस्टम को, हमारे जागरूकता अभियानों को इलाज पर फोकस करने के साथ साथ, या शायद उससे भी ज्यादा, इसकी रोकथाम पर और नियमित स्क्रीनिंग को और ज्यादा प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के तरीकों पर सोचने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है।